सो हेलो। और आज एक टॉपिक देखते हैं, कूलम लॉ। देखिए, कूलम लॉ क्या होता है। मान लीजिए कि ये कोई चार्ज है, आप इसको पॉजिटिव चार्ज मान लो, नेगेटिव मान लो, मैं मान लेता हूँ प्लस क्यू। और दूसरे वाला ये चार्ज है, ये भी मान लो प्लस क्यू। अब देखो, ये चार्ज है और ये चार्ज है, ये दोनों चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, कुछ न कुछ इंटरेक्शन दिखाएंगे। मतलब आपको ही पता है, जो सेम चार्ज है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और अगर ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो इनके बीच में फोर्स लगेगा, ये इसको दूर भगाएगा, इस पे फोर्स लगाएगा F, और उतना ही फोर्स ये इस पे लगाएगा F। हम मान लेते हैं कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है R। और ठीक है, अब देखो, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कूलम। उन्होंने ये बोला था कि जो आपका इनके बीच में लगने वाला फोर्स है, वो जो फोर्स है वो इन दोनों जो चार्जेस है, इसको Q1 मान लो, इसको Q2 मान लो, उनके मल्टीप्लाई के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है। दूसरा अगर देखें तो उन्होंने ये भी बोला था कि इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है, वो जो आपके दोनों चार्जेस है, वो दोनों चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के एंटी प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि आपका जो कूलम फोर्स है, यानी दोनों के बीच में एक दूसरे को रिपेल करने वाला जो फोर्स है, वो फोर्स दोनों चार्जेस के मल्टीप्लाई के तो प्रोपोर्शनल होगा। यानी चार्जेस जितने बड़े होंगे, फोर्स उतना ही बड़ा होगा। और जो चार्ज के बीच की डिस्टेंस है उसके एंटी प्रोपोर्शनल होगा, यानी F है वो एंटी प्रोपोर्शनल होगा 1/r² के। यानी डिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी, फोर्स उतना ही कम होगा। अब एक काम करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख देते हैं। अब इक्वेशन 1 और 2 को इकट्ठा करके लिखते हैं, तो कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। अगर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन करते हैं तो जो आपका F है वो प्रोपोर्शनल तो हो जाता है Q1 Q2 के, और एंटी प्रोपोर्शनल हो जाता है r² के। यहाँ एक प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट आता है K, और इस K को बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। अब एक चीज़ ध्यान रखना, जो K का वैल्यू निकल के आता है एक्सपेरिमेंट से, वो आता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये आपको पता होना चाहिए, K का इतना वैल्यू आता है। और ये जो फॉर्मूला है ये किसका है, कूलम फोर्स का। यानी आप ये बोल सकते हो कि दो चार्जेस Q1 और Q2 है, अगर उनके बीच की डिस्टेंस R है तो दोनों के बीच में लगने वाला जो कूलम फोर्स है वो इक्वल होगा F = K Q1 Q2 r²। अब इस पे एक न्यूमेरिकल करते हैं। जैसे आपको बोल दिया कि 2 चार्जेस each of 6 microcoulomb are situated apart, और हम लोग लिखते हैं कि ये मान लो 2 सेंटीमीटर। देन फाइंड द कूलम फोर्स बिटवीन देम। ठीक है। अब देखो, अगर इसको करना है तो इसने बोला है ईच ऑफ, यानी दोनों ही 6 माइक्रोकूलम के इक्वल है, तो Q1 भी आपका 6 माइक्रोकूलम, Q2 भी आपका 6 माइक्रोकूलम। एक चीज़ ध्यान रखना, जो
माइक्रो होता है, यानी 1 माइक्रो कूलाम वो होता है 10⁻⁻6 कूलाम, और जो आपका 1 पिको कूलाम होता है वो होता है 10⁻12 कूलाम। तो ये हो जाएगा, अगर ऐसा यूनिट में लिखेंगे तो 6 × 10⁻6 कूलाम, और ये भी हो जाएगा 6 × 10⁻6 कूलाम। और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 2 सेंटीमीटर। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 × 10⁻2 मीटर। अब कूलम फोर्स है उसको फाइंड करते हैं। तो F = K Q1 Q2 अपॉन में R²। अब वैल्यू लिख दो, K की जगह 9 × 10⁹, Q1 की जगह आपका 6 × 10⁻6, Q2 की जगह भी 6 × 10⁻6, दोनों सेम ही है, और डिवाइड में R² की जगह 2 × 10⁻2 और इसका स्क्वायर। सोल्व करते, 6 छिक्का 36 और 36 निमा नहीं पता भी 36 निमा, रुको एक बार, 9 छिक्का 54 और 54 × 6 50, छिक्का 300, 4 छिक 24 324 और इंटू -12 और +9 -3, 2 की स्क्वायर 4, 10⁻⁻4 कैंसिल, 81 × 10⁻1, ठीक है, यानी 8। ठीक है, तो ऐसे आप फोर्स निकाल सकते हो, कूलम फोर्स कोई भी दो चार्जेस के बीच में। आई होप ये क्लियर होगा आपको। तो एक बार साइड हटते हैं, इसको नोट करना चाहो इसको नोट कर सकते हो, लिख सकते हो इसको। और यहाँ से टॉपिक है वो थोड़ा सा, मतलब चैप्टर आपका फर्स्ट चैप्टर है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। जो बेसिक चीज़ें थी वो मैंने जल्दी जल्दी में बता दी आपको। अब चैप्टर है वो थोड़ा सा मैं कहूँ डीप में जाने वाला है, तो इसको आराम से पढ़ते हैं। क्लियर, इतना देखो और उसके बाद आगे करते हैं। देख अब थोड़ा सा चीज़ों को डीपली समझते हैं। एक चीज़ देखना आप यहाँ से देखो, अभी तक मैंने आपको जो फोर्स निकालना बताया वो वैक्यूम में था, ठीक है। दो चीज़ें हैं, एक तो मान लो आपके पास ये कोई बॉक्स है और इस बॉक्स के अंदर दो चार्जेस है, एक चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज है Q2, ठीक है। और इस बॉक्स के अंदर सिर्फ दो चार्ज है, इसके अलावा एयर वगैरह का या इसके अंदर नामो निशानी नहीं है। हमने सारी एयर को इसके अंदर से बाहर निकाल लिया, तो इसके अंदर कुछ नहीं है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या है, वैक्यूम है, ठीक है। अब एक चीज़ सुनो, अगर एक मिनट, तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दो, हमेशा ऐसा नहीं होता। नॉर्मली मतलब इस वर्ल्ड के अंदर चार्जेस है वो रहते हैं, लेकिन चार्जेस के बीच में मीडियम भी रहता है। जैसे अगर मैं ये बोलूँ तो मान लो कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी का काम चल रहा है, तो ओबियसली इलेक्ट्रिसिटी का काम आदमी कर रहे हैं, तो वहाँ पे एयर होगी ही होगी। बिना एयर के वो लोग ब्रीथ कैसे करेंगे, रेस्पिरेशन कैसे करेंगे, तो वहाँ पे एयर है वो होगी। तो इसका मीन ये हुआ कि यहाँ पे आपका वैक्यूम होना ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे मीडियम भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे एयर हो सकती है, या कोई एक्सपेरिमेंट अगर कोई साइंटिस्ट वाटर के अंदर एक्सपेरिमेंट करता है तो इन दो चार्जेस के बीच में वाटर भरा हुआ हो सकता है। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार दो चार्जेस हो, उनके बीच में आपका
वैक्यूम ही हो। और इस चीज़ पे आपका फोर्स डिपेंड करता है भी। अगर चार्जेस के बीच में कुछ भी नहीं है, एकदम वैक्यूम है, तो आराम से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं, रिपेल कर सकते हैं, कोई ज़्यादा अदर चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता उन पे, यानी उनके बीच में लगने वाला फोर्स है वो काफ़ी ज़्यादा होगा। लेकिन अगर आप चार्जेस के बीच में हवा रख देते हो, चार्जेस के बीच में वाटर रख देते हो, तो उससे जो चार्जेस है उनके एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करने में बीच में मीडियम आ जाता है, और वो मीडियम है वो लगने वाले फोर्स को क्या कर देता है, कम कर देता है। तो ये ध्यान रखना, जो वैक्यूम में कूलम्ब का फोर्स है वो सबसे ज़्यादा होता है, और जैसे ही आपका वैक्यूम की जगह कोई मीडियम आ गया, वैसे ही जो कूलम्ब फोर्स है वो आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब इसको एक बार डीपली देखते हैं, मैं क्या कहना चाहता हूँ इसको देखो। देखो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मैंने जो आपको अभी भी फॉर्मूला करवाया है ना, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 और अपॉन में R², और यहाँ मैंने बोला था कि K है वो कितना है, 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ये जो F है ये किसके लिए है, ये F है आपका वैक्यूम के लिए। अगर इसी फॉर्मूला को अगर आप कोई मीडियम के लिए लगाओगे तो उस कंडीशन में आपका K की जगह K क्या हो जाएगा, K डैश हो जाएगा, और बाकी चीज़ें सेम, क्योंकि चार्जेस वही है और उनके बीच की डिस्टेंस वही है। ठीक है, तो ये K क्या हो जाएगा, K डैश हो जाएगा। यानी उस कंडीशन में जो वैल्यू है वो 9 इंटू 10⁻⁹ ना होके कुछ और होगी। ठीक है, तो ये क्या किसका फोर्स है, मीडियम का फोर्स है। तो कई बार आपसे क्वेश्चन है वो ऐसे भी पूछ सकता है, एफ वी अपॉन में एफ मीडियम। देखो इन दोनों को डिवाइड करो, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, इसको इससे डिवाइड करोगे तो ये तो मैं ये कैपिटल लिख दिया, बाकी सेम ही है, ये तो कैंसिल हो जाएगा और आपका बचेगा क्या, ऊपर के और नीचे के डैश। अब ये देखो यहाँ से एफ मीडियम क्या आ गया, एफ मीडियम आ गया एफ वैक्यूम और के डैश और अपॉन में के। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये जो फॉर्मूला है ये आपसे जैसे क्वेश्चन ये कर लेगा, क्वेश्चन आपसे ये पूछ लेगा एग्जामिनर कि वैक्यूम के बीच में दो चार्जेस के बीच में फोर्स इतना है, और जो मीडियम रख रखा है, मतलब पहले तो वैक्यूम था, अब कोई मीडियम रख दिया चार्जेस के बीच में, उस मीडियम का के डैश इतना है, तो आप बताओ अब उनके बीच में लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा। तो आपको के डैश रखना है, के आपको ऑलरेडी पता है 9 इंटू 10⁻⁹, और एफ वी वो आपको देगा। ठीक है, तो आप क्या निकाल सकते हो, मीडियम में लगने वाला फोर्स निकाल सकते हो दोनों चार्जेस के बीच में। एक चीज़ और देखो यहाँ पे, अब मैं आपको थोड़ा सा और इसमें डिटेल में लेके चलता हूँ। एक चीज़ ध्यान रखना, जो के होता है ना वो होता है 1/4πε0, और ये आपका होता है 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। तो ये इतना आपको और ध्यान में रखना है कि जो के होता है वो होता है 1/4πε0। यहाँ ये जो मैं इसको जैसे इसको बोलते हैं ε0। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये एक ग्रीक का लेटर है अपने ई जैसा, इसको बोलते हैं ε0। ठीक है, और ये जो ε0 है इसको बोलते हैं डाया इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और इसका एक नाम और भी है, इसका एक नाम और है परमिटिविटी। ठीक है, तो आपको दोनों ध्यान में रखने हैं, इसको परमिटिविटी भी बोलते हैं, इसको डाया इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, और ज़्यादातर इसको क्या बोलते हैं, ज़्यादातर इसको बोलते हैं परमिटिविटी। डाया इलेक्ट्रिक कांस्टेंट उतना नहीं पॉपुलर नेम है, ज़्यादातर इसको क्या बोलते हैं, परमिटिविटी। एक चीज़ और ध्यान में रखो, के है वो आपका कितना आ गया 1/4πε0
एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। के आपका था कितना, 9 × 10⁹ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट कितना आ गया, 36 पाई इंटू में 10⁹ और ठीक है, 1/, एप्सिलॉन नॉट इतना आ गया है ना। एप्सिलॉन नॉट कितना आ गया, 1/36 पाई की जगह 22/7 10⁻⁹ इस वैल्यू को जब सोल्व किया गया तो एप्सिलॉन नॉट कितना आया, एप्सिलॉन नॉट आपका आया 8.85 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन नहीं कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। कैसे, देखो के की जो यूनिट है वो क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम स्क्वायर। 4 पाई की कोई यूनिट होती ही नहीं, एप्सिलॉन नॉट को इधर ले जाओ, के को नीचे ले आओ, तो एप्सिलॉन नॉट क्या होगा, 1/4 पाई की, यानी एप्सिलॉन नॉट की जो यूनिट है वो यूनिट आपकी के की जो यूनिट है उसके रिवर्स होगी। अब के की यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम स्क्वायर, तो आपकी जो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट है वो कितनी होगी, कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये आपको ध्यान में रखना है, एप्सिलॉन नॉट की जो यूनिट है वो ये है, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। मैं ये बोल रहा था कि मैंने इतनी देर आपको जो डेरिवेशन करवाया वो जो डेरिवेशन था वो डेरिवेशन था वैक्यूम के लिए, ठीक है। तो ये वाला जो फॉर्मूला है एफ वैक्यूम वो कितना हुआ, के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो जो के था वो मैंने आपको बताया था 9 × 10⁹ अगर यही आपको पूछ ले कि यही मीडियम के अंदर कितना होगा, तो मीडियम के अंदर ये होगा के की जगह के डैश Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। अब इन दोनों को अगर डिवाइड करोगे तो यहाँ आ जाएगा के अपॉन में सॉरी, इन दोनों को अगर डिवाइड करोगे तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, आंसर आएगा के अपॉन में के डैश, ठीक है, के अपॉन में के डैश। यहाँ से अगर एफ मीडियम निकालोगे तो वो आएगा एफ वैक्यूम के डैश अपॉन में के। अब एक चीज़ यहाँ पे गौर करो, हाँ ठीक है, ये जो फॉर्मूला है ये कई बार न्यूमेरिकल के अंदर आपको वैक्यूम के अंदर फोर्स दे देगा, के डैश दे देगा, के आपको ऑलरेडी पता होता है 9 × 10⁹ और आपसे पूछ लेगा कि मीडियम के अंदर उन दो चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लगेगा। अच्छा, उसके बाद में मैं आपको बता रहा था कि के है वो अगेन इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और जहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या था, परमिटिविटी या फिर क्या बोलेंगे, डाया इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वैक्यूम, ठीक है। और इसके बाद मैंने आपको पूरा ये निकाल के दिखाया, और ये भी आपको याद रखना है कि एप्सिलॉन नॉट आपका कितना होता है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अच्छा, एक और सुनो छोटी सी बात यहाँ पे देखो, मैं आपको ये बता रहा हूँ, जो आपका के डैश होता है, के डैश, आई होप ये विजिबल होगा यहाँ पे, एक मिनट मुझे चेक करने दो, ठीक है, विजिबल है। जो के डैश आपका होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नोट नहीं भी, जब मीडियम की एप्सिलॉन नोट होता है सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, वैक्यूम के लिए, ठीक है, लेकिन मीडियम के लिए क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन। और ये के डैश है ये अलग अलग होता है, ठीक है, हर चीज़ के लिए। तो यहाँ से एप्सिलॉन कितना आएगा 1/4 पाई के डैश, तो ये भी अलग अलग होता है। ये 8.85 उतना नहीं होता, उतना किसके लिए होता है, उतना होता है वैक्यूम के लिए, ठीक है। मीडियम के लिए ये है, ये अलग होगा। अब एक चीज़ और ध्यान दो यहाँ पे, ये एप्सिलॉन, ये तो है एप्सिलॉन और ये है एप्सिलॉन नोट, ठीक है।
और एप्सिलन नोट का जो रेशियो है उसको बोलते हैं एप्सिलन आर, और इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, तो बस आपको ये और याद रखना है कि एप्सिलन और एप्सिलन नॉट के रेशियो को किससे डिनोट करते हैं, एप्सिलन आर से। और एप्सिलन आर आपका क्या होता है, एप्सिलन आर होता है आपका रिलेटिव परमिटिविटी। ये कभी आगे और क्लियर कर देंगे कि रिलेटिव परमिटिविटी वगैरह क्या होता है। एक बार के लिए आप इतना अपना क्लियर करो, ठीक है। तो इसको अच्छे से नोट्स बनाओ, देखो इसको पूरे को, और उसके बाद में आगे करते हैं।